उत्तर प्रदेश में जो पिछले साल जैव ईंधन नीति आई, उसके मुख्य उद्देश्य क्या है और उसको हासिल करने के लिए क्या कार्यक्रम पेश किया गया है? मुझे ये बताइए कि जब आप सिविल सर्विसेज में आएंगे तो ऐसे क्या कारण हो सकते हैं नैतिकता के ग्राउंड पर या किसी अन्य कारणों से जिसमें आपको इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़े? कई लोग ये कहते हैं कि गांधी जी का जो पर्यावरण दर्शन था वो आज भी हमारे लिए एक आदर्श के रूप में दिखता है। क्या था उनका पर्यावरण दर्शन? उत्तर प्रदेश शासन की कौन कौन सी कमियां अभी आप देख पाते हैं? कम इन। आप बातचीत हिंदी में करना चाहेंगे कि इंग्लिश में? जी, हिंदी में। ठीक है, अपने बारे में बताइए। मेरा नाम रविकांत चौबे है और सर मैं वाराणसी जिले का रहने वाला हूँ। मैंने सर अपने हाई स्कूल की पढ़ाई सुचित नंदन इंटर कॉलेज गाजीपुर से और इंटर की पढ़ाई श्री रामदास इंटर कॉलेज गाजीपुर से किया है तथा मैंने ग्रेजुएशन में सर बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो आप बनारस के रहने वाले हैं, तो पढ़ने के लिए गाजीपुर क्यों चले गए? बनारस में क्यों नहीं पढ़ाई की? नहीं सर, मतलब मेरा जो बनारस और गाजीपुर का बिल्कुल बॉर्डर पे हम हैं। ठीक है, बॉर्डर पे ही है। जी हाँ। लेकिन जब शिक्षण संस्थाएं गाजीपुर से बेहतर वाराणसी में है, जी हाँ, तो वाराणसी की ओर रुख न करके गाजीपुर की ओर क्यों रुख कर लिया? नहीं सर, हाई स्कूल और इंटर के मामले में सेम ही है। वो अच्छा कॉलेज था सर, सुचित नंदन, जहाँ पे हमने हाई स्कूल पढ़ा था। अरे वो बनारस के किसी भी स्कूल से बेहतर नहीं सर, जो हमारे स्थानीय थे हमारे आसपास के, उससे अच्छा था सर। ठीक है। और बीएचयू में आपने जाके फिर ग्रेजुएशन किस विषय में किया? जी, बीएचयू में नहीं, हमने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से किया है। काशी विद्यापीठ से किस विषय में? जी, बीसीए मैंने किया, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। जी हाँ। तो बहुत पहले की बात है, 2012 में आपने किया। जी सर। और 11 साल हो गए, 11 साल से ज़्यादा हो गए। जी हाँ। क्या कर रहे हैं तब से? सर 2012 में जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो मैं एमबीए करने का सोचा, लेकिन सर कुछ अपने निजी परिस्थितियों के कारण मैं उसको प्रोसीड नहीं कर पाया। उसके बाद सर 2014 से मैंने अपने सर खुद का एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए, तो उसमें मैं पढ़ाता था। ठीक है, कब तक ये काम करते रहे? सर 2020 तक। फिर कोविड के बाद फिर मैं सर दिल्ली आके तैयारी। तो प्रतियोगी परीक्षा कब से दे रहे हैं? सर 2020 से। दे तो सर पहले से भी रहे थे, बट सर मैं समझता हूँ कि जो गंभीरता से मैंने 2020 से तैयारी शुरू की। तो अब 2014 से बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं और खुद पढ़ भी रहे हैं, परीक्षा भी दे रहे हैं। शिक्षक और विद्यार्थी दोनों हैं आप जी। तो ये बताइए कि विद्यार्थियों के विफलता के कारण क्या क्या होते हैं? सर विद्यार्थियों की विफलता के सबसे मुख्य कारण है सर कि वो एक अंधी दौड़ में भागते हैं कि जो कोई सफल हो गया वही श्रेष्ठ है। वो अपनी क्षमताओं पे उतनी विश्वास नहीं करते हैं। तो अगर क्षमताओं पर विश्वास करें, उनके समक्ष सिलेबस है और जिस संस्थान से वो पढ़ रहे हैं वहाँ के चीज़ों पे विश्वास करें तो निश्चित तौर पे सर सफल हो सकते हैं। और सर एक बात और है कि वो सोचते हैं कि जैसे जो चीज़ जहाँ पे वो चीज़ मिल गया, जैसे किसी संस्थान में पढ़ रहे हैं तो किसी अन्य से वो आसान्वित रहते हैं, वहाँ ज़्यादा वो जुड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर वो वहीं पे उसके पाठ्य सामग्रियों पे वहाँ पे जो गाइडेंस दिया जा रहा है उस पर अगर विश्वास करें तो निश्चित तौर पे सर सफल होंगे जल्दी। आपके इस विलंबित सफलता के पीछे क्या कारण है, उस पर आपने आत्मालोचना की है? विलंबित, आप चूँकि लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, आपने कहा बहुत लंबे समय से दे रहे हैं। जी हाँ। तो इतना वक्त क्यों लग रहा है आपको? सर सबसे बड़ी बात कि मैं अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहा था। अच्छा। जब मैं पढ़ाता था सर तो जो तैयारी के लिए जो एक माहौल और जो समय चाहिए वो मैं नहीं कर पा रहा था जस्टिफाई। 2020 के बाद सर फिर मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं ऑनलाइन इसको प्रोसीड करूं, लेकिन मैंने सर इस बात को सोचा कि मैं समय नहीं निकाल पा रहा हूं तो निश्चित तौर पे मुझे अपने ऊपर देना चाहिए, क्योंकि कोचिंग कभी भी कराया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है सर। ठीक है जी। तो ये बताएं कि किसी भी संस्था के सफलता में उसका आलोचनात्मक दृष्टिकोण कितना महत्वपूर्ण माना जाता है? जैसे मान लीजिए कि संसद है, अपनी संसद अपने कार्यों के प्रति आलोचनात्मक दृष्टि रखती है कि नहीं रखती है, वो संसद की सफलता पे कितना निर्भर करेगा? सर किसी भी संस्थान की सफलता पे आलोचनात्मक दृष्टि होना चाहिए सर, क्योंकि सर उसमें जो निहित कमजोरियां हैं वो इसी से उसे पता होता है। तो सर अगर हमें समय से पता लग जाए और बिल्कुल सही पता लग जाए तो निश्चित तौर पे सर सफलता बिल्कुल। उत्तर प्रदेश शासन की कौन कौन सी कमियां अभी आप देख पाते हैं? सर कमियां कोई खास तो हम नहीं देख पाते हैं, क्योंकि जो इस समय की सरकार है वो सर अगर 2-3 जगहों पे सर, वो भी कमी नहीं है मैं कहूँगा,
बेहतर कार्य कर रही है। जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमें पता है सर कि स्वास्थ्य संबंधी या फिर शिक्षा संबंधी अवसंरचनाएँ बहुत पिछड़ी हुई हैं, फिर भी सरकार जिस मोटिवेशन से आती है उस मोटिवेशन से शायद कहीं ना कहीं से लूज कर जाती है आके। ठीक है, जैसे अपराध की घटनाएं निरंतर दिख रही हैं उत्तर प्रदेश में, तो उसके लिए शासन को क्या माना जाए? एक अंश दोषी है कि सर्वथा दोष मुक्त है उसके लिए? सर शासन एक अंश में तो दोषी है, लेकिन सर अपराध की घटनाएं आपने जैसा सर कहा कि निरंतर देखी जा रही हैं, तो किसी भी सर जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा क्षेत्र प्रदेश है। और दूसरी बात सर मैं मानता हूं कि सरकार इस पे बहुत अच्छे से कार्य भी कर रही है। हम इस अपराध के जो इसमें मौजूदा सरकार है वो अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति लेके चल रही है, और तमाम हम देख रहे हैं कार्य भी हो रहे हैं सर इसमें। अच्छा, ठीक है, ये बताएं कि उत्तर प्रदेश में जो पिछले साल जैव ईंधन नीति आई, उसके मुख्य उद्देश्य क्या है और उसको हासिल करने के लिए क्या कार्यक्रम पेश किया गया है? सर हम इसको पढ़े हैं लेकिन सर इसको रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं अभी। अच्छा, कोई बात नहीं। उत्तर प्रदेश की सरकार की जो औद्योगिक नीति है वो कब आई और उसके क्या मुख्य उद्देश्य है? पहला औद्योगिक नीति सर, कोई भी औद्योगिक नीति जो आपको ध्यान? एक औद्योगिक नीति 2020 की है, जो कि सर उद्योगों को इंसेंटिव देने और एक माहौल देने के लिए सर उस मोटिव पे काम कर रही है सर। ठीक है रविकांत, मेरा अंतिम प्रश्न ये है, कंप्यूटर आपने 12-13 साल पहले पढ़ा था, अब तो कुछ भूल भी गए होंगे। जी हाँ, देख। लेकिन पहली औद्योगिक क्रांति, दूसरी औद्योगिक क्रांति, तीसरी और चौथी औद्योगिक क्रांतियों में एक एक शब्दों में फर्क बता दीजिए क्या है? प्रथम औद्योगिक क्रांति, द्वितीय औद्योगिक क्रांति और चतुर्थ और सर पहली औद्योगिक क्रांति 1948 में आई, जिसमें सर सबसे बड़ा जो हम देखते हैं उसमें जो पब्लिक सेक्टर था। नहीं, आप शायद औद्योगिक नीति और औद्योगिक क्रांति में भ्रमित। अच्छा सर, सॉरी सर। कोई बात नहीं, ठीक है। रविकांत जी, आप काशी विद्यापीठ से पढ़ाई कराया आपने? जी, काशी विद्यापीठ से हमारा जो स्कूल था वो इलाइक था, मतलब काशी विद्यापीठ हम कैंपस से नहीं पढ़े सर। ये यूनिवर्सिटी है क्या? जी हाँ, यूनिवर्सिटी। अच्छा, यूनिवर्सिटी है, बड़ी चर्चित यूनिवर्सिटी है, देश के बड़े नामी विभूतियाँ वहाँ से निकली हैं। जी हाँ। प्रधानमंत्री भी निकले हैं। जी हाँ, जी हाँ। कौन प्रधानमंत्री निकले हैं? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी के वाराणसी से खास करके काशी विद्यापीठ के निकलने के बाद जी शायद रेल मंत्री बने थे पहले। जी, रेल मंत्री बने थे। रेल मंत्री बनने के बाद उन्होंने क्यों इस्तीफा दे दिया था? सर कोई रेल दुर्घटना हुई थी, मैं स्थान का और समय का पता नहीं है, उस रेल दुर्घटना में नैतिक जिम्मेदारी ली और उस पर उन्होंने इस्तीफा भी दी। तो एक मुझे ये बताइए कि जब आप सिविल सर्विसेज में आएंगे तो ऐसे क्या कारण हो सकते हैं नैतिकता के ग्राउंड पर या किसी अन्य कारणों से जिसमें आपको इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़े? सर कोई ऐसा कार्य या फिर ऐसी घटना जिसके लिए मैं प्रत्यक्ष दोषी हूँ, उसमें सर अगर मेरा दोष सिद्ध भी होता है तो निश्चित तौर पे सर वहाँ नैतिकता यही होती है कि जिम्मेदारी लेके हमें इस्तीफा देना चाहिए। अच्छा, बहुत बढ़िया। आपने मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन किया है कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर? जी नहीं, बैचलर किया है, BCA किया हुआ है। तो BCA, क्योंकि आप कंप्यूटर के अच्छे जानकार हैं, IT ई गवर्नेंस के क्षेत्र में बहुत लगातार बदलाव और लगातार बढ़ोतरी हो रही है जी। तो मुझे ये बताएं कि ई गवर्नेंस के लिए खास करके सरकार कहाँ पर प्रयास करना चाहिए जहाँ पर अभी सरकार प्रयास नहीं कर रही? सर मेरे हिसाब से सर ई गवर्नेंस के लिए गवर्नेंट E2E जो G2E पे सर ज़्यादा काम करना चाहिए सरकार को। गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़? जी नहीं सॉरी सर, जो सिविलियन है सर उनके साथ, मतलब गवर्नमेंट टू सिटीजन। जी, सिटीजन G2C पे ज़्यादा काम करना चाहिए। तो G2C पे तो बहुत सारा काम हो रहा है, सरकार लगातार उसी पे कर रही है। सिंगल विंडो क्लियरेंस आ गया जी, और वन राशन वन नेशन वन राशन कार्ड आ गया, बहुत सारी सरकारी स्कीमें चल रही हैं। जी हाँ। उत्तर प्रदेश में पर्टिकुलरली क्या है, किस क्षेत्र में सरकार को ई गवर्नेंस के क्या, यानी कि क्या है कि ई गवर्नेंस के क्या भविष्य है, देखते हैं इसमें क्या क्या चेंजेस हम लोग कर सकते हैं और सरकार कहाँ कहाँ प्रयास कर सकती है ताकि और बेहतर हो सके समाज? जी सर, जो ई गवर्नेंस का आने वाले समय में, इस मौजूदा समय में भी हम बहुत आगे हैं सर, और आने वाले समय में ई गवर्नेंस का ही सर ज़्यादा स्कोप है। और इससे जितना भी सर सेवा प्रदायगी हो, चाहे जितनी भी चीज़ें हों गवर्नमेंट की,
तो ई गवर्नेंस से हम बहुत ही सुविधाजनक तरीके से जुड़ पाएंगे। अगर रह गई बात सर सरकार का कार्य करने का, तो इस संबंध में बेहतर जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। कहाँ किस क्षेत्र में काम करने की ज़रूरत है ये बताएं। सर शायद मैं प्रश्न समझ नहीं पा रहा हूँ। किस क्षेत्र में सरकार को और तीव्र गति से काम करने की ज़रूरत है ई गवर्नेंस के माध्यम से? शिक्षा में और स्वास्थ्य में सर। शिक्षा में, स्वास्थ्य में। जी हाँ। चलिए कोई बात नहीं। मेरा आखिरी सवाल आपसे, मान लीजिए आप किसी ऐसे, आपका वरीयता क्रम क्या है मतलब प्रशासनिक इस परीक्षा में? जी डिप्टी कलेक्टर है, फिर DYSP है, उसके बाद सर DYSP जेल। मान लीजिए आप कहीं डिप्टी कलेक्टर पर पद पे नियुक्त होते हैं जी, और आप किसी एक ऐसे डिवीज़न में पोस्टेड होते हैं जी, जहां आप जाके, जैसे सिद्धार्थनगर हो गया, वहां जाकर के आप पोस्टेड होते हैं। सिद्धार्थनगर को जानते हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है वो। जी हाँ, जी हाँ। सिद्धार्थनगर में बुनियादी सुविधाएं बहुत कमज़ोर हैं, शिक्षा बहुत अच्छी नहीं है, रोज़गार बहुत अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है। जी सर। तो ऐसे किसी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में आपकी मान लीजिए पोस्टिंग होती है, तो उस जगह पर उत्तर प्रदेश सरकार की कौन सी स्कीम आप लगाएंगे ताकि उस जिले का विकास हो सके, उस क्षेत्र का विकास हो सके और उस डिवीज़न का विकास हो सके? सर ऐसे क्षेत्रों में अगर देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ज़्यादा पिछड़ापन हम देखते हैं। तो ऐसे में सर अगर हम देखें तो एक उत्तर प्रदेश स्कीम चलाती है अभ्युदय योजना, उससे लोगों को जोड़ सकते हैं सर। और दूसरा सर महिलाओं के प्रति नज़रिया और महिलाओं का जो उत्थान है वो भी ऐसे डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा सा पीछे रह जाता है। तो ऐसे में सर हम महिला सुमंगला योजना हुआ और मुख्यमंत्री भाग्यलक्ष्मी हुआ, महिला सामर्थ्य योजना हुआ, तो इन योजनाओं को सर हम अच्छे से क्रियान्वित करके धरातल स्तर पे। ये अभ्युदय किस विभाग के अंदर चलती है? सॉरी सर, समाज कल्याण विभाग के जी अंदर। सर। चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू। रविकांत, 9 जनवरी को एक खास दिवस मनाया जाता है, कौन सा दिवस मनाते हैं? रिकॉल नहीं। कोई बात नहीं, प्रवासी दिवस मनाया अच्छा जाता हाँ है। सर, क्यों मनाया जाता है प्रवासी दिवस? सर इस दिन गांधी जी 9 जनवरी 1915 को ये दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। भारत आए थे, इस वजह से मनाते हैं। जी हाँ। कहते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था। जी हाँ। क्या आप बता सकते हैं क्या था वो प्रयोग? सर सत्याग्रह के पहले प्रयोग में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में जो यहाँ के भारतीय निवासी थे उन्हें अपने मतलब कि सर मतलब कि नेशन को कुछ ऐसा उनको अपने सर्टिफिकेट रखने होते थे, जिसको मैं सर याद नहीं कर पा रहा हूँ। पंजीकरण का जी काम पंजीकरण, हाँ जी हाँ, नागरिकता पंजीकरण या इससे संबंधित था। तो गांधी जी ने उसी के विरोध में ये सत्याग्रह किया था सर। उस समय किसकी हुकूमत थी दक्षिण अफ्रीका में? सर ये ब्रिटेन की थी। क्या पूरे दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटेन का ही शासन था या कुछ बटा हुआ था? स्वतंत्र गणराज्य भी थे और ब्रिटिश भी थी, या पूरा ही ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत था? सॉरी सर। कोई बात नहीं। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने 2 आश्रम की स्थापना की थी, जी सर। नाम बता सकते हैं आप? जी हाँ, एक टॉलस्टॉय आश्रम था, एक फिनिक्स आश्रम था। कौन थे टॉलस्टॉय? टॉलस्टॉय सर एक पत्रकार थे, लेखक पत्रकार सर, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ। किस देश के थे? अमेरिका के थे सर। अमेरिका के थे जी। कि रूस के साहित्यकार थे? सर। कोई बात नहीं। ये बताइए कि आपने जिस विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है वो महात्मा गांधी के नाम से संबद्ध है। जी। आपने प्रौद्योगिकी की पढ़ाई की है। जी। गांधी जी मशीनी सभ्यता के बड़े धुर विरोधी माने जाते हैं। जी सर। क्यों विरोध करते थे वो? सर उनका मानना था कि हर व्यक्ति जो है आत्मनिर्भर हो, और उनका कहने का मतलब है कि जो मशीनें होती हैं या फिर जो प्रौद्योगिकियां होती हैं लोगों को एक तरह से विस्थापित कर देती हैं। मतलब कि जैसे लोग रोजगार नहीं प्राप्त कर पाते हैं, मतलब एक प्रकार से बेरोजगार करती हैं। तो इसलिए वो सर कुटीर उद्योगों, प्रौद्योगिकी की जगह पे कुटीर उद्योग को ज़्यादा बढ़ावा देने की बात करते हैं। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जी हाँ, हम देखते हैं कि नियोजित विकास की धारणा को अपनाया गया, प्लैंड इकोनॉमी को अपनाया गया, और जिस विकेंद्रित अर्थव्यवस्था की बात गांधी जी करते थे जी हाँ, उसको तो नहीं माना गया। तो क्या हम ये मानेंगे कि गांधी जी के विचार को हमने आज़ादी के साथ ही छोड़ दिया? जी नहीं, ऐसा नहीं मान सकते हम, क्योंकि सर गांधी जी का मानना था कि जो नियोजित विकास का जो क्रम होना चाहिए वो इस प्रकार से होना चाहिए डिजाइन कि जो अंत्योदय व्यक्ति हो, जो अंतिम पायदान पे व्यक्ति हो, वहाँ तक सुविधाएं पहुँचे। तो जो सर हमारा जो जब देश आज़ाद हुआ, जब हमने एक नई आर्थिक नीति अपनाई, तो वहाँ पे सर हमने इस चीज़ों पे जोर दिया ज़्यादा। कुछ बता सकते हैं कि क्या क्या हमने विकेंद्रित अर्थव्यवस्था के लिए किया हो?
कुटीर उद्योग के विकास के लिए कोई योजना चल रही हो जी। केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की, कुछ ध्यान तो में उस आ रहा है? समय के लिए नहीं, अभी भी वर्तमान सरकार की बताइए। तो वर्तमान सरकार की सर ODOP है, जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, जिसमें सर हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। और सर एक अभी शुरू हुई है 2023 में सर विश्वकर्मा योजना है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। इसमें जो शिल्पकार हैं उनको बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जा रहा है सर। कई लोग ये कहते हैं कि गांधी जी का जो पर्यावरण दर्शन था जी वो आज भी हमारे लिए एक आदर्श के रूप में दिखता है। क्या था उनका पर्यावरण दर्शन? सर, उनके कहने का मतलब था कि जो पर्यावरण है, जो प्रकृति है, उसकी एक निश्चित क्षमता है। मनुष्य को अपने स्वार्थ प्रवृत्ति को त्याग कर उस क्षमता के अंदर ही दोहन करना चाहिए। जो पर्यावरण के कंसर्न सर उभरे हमारे पूरे विश्व स्तर पे, वो हम देखते हैं कि पहली बैठक 1972 में होती है। लेकिन इस बात को गांधी जी कहीं ना कहीं 1948 में ही कह चुके थे कि जो हमारी धरती माता है वो लोगों के आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, लेकिन लालच को नहीं। ये गांधी जी ने कब कहा था? सर ये 48-48 के आसपास कहा था, जहाँ तक सर। उसके पहले के किसी टेक्स्ट में हम देख पाते हैं हिंद स्वराज में कि गांधी जी ने पर्यावरण को लेकर कुछ कहा हो? सर मुझे पता नहीं, लेकिन अनुमान तो मैं कह सकता हूँ सर कि शायद हिंद स्वराज में ही उन्होंने कहा था ये बात। कब लिखी गई थी ये किताब? सॉरी सर, एग्जैक्ट डेट कोई बात नहीं, ठीक है सर। रविकांत, उत्तर प्रदेश को पुलिस प्रशासन के नज़रिए से जी। कितने भागों और उपभागों में बांटा जाता है? सर 18 भागों में बांटा गया है, जो प्रशासनिक हमारे हैं सर। वो प्रशासनिक सिविल प्रशासन के नज़रिए से 18 मंडल हैं। जी। पुलिस प्रशासन के नज़रिए से क्या नाम है उन भागों का और उपभागों का? सॉरी सर। ये बताएं कि क्या उत्तर प्रदेश में कोई राष्ट्रीय उद्यान है? सर दुधवा नेशनल पार्क। किधर है ये? सर लखीमपुर खीरी जिले में। अच्छा, एक ही है कि और भी है? सर राष्ट्रीय उद्यान एक ही है। अभयारण्य कितने हैं? सॉरी सर। कोई आपके आसपास है, बनारस के आसपास? जी, बनारस में नहीं है, लेकिन सर बनारस के बगल में एक चंदौली जिला है। चंदौली में चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है सर। अच्छा, उसका नाम चंद्रप्रभा क्यों है? सर एक नदी है वहाँ पे बहती है, इसी के कारण सर उसका नाम। ये बताएं कि उत्तर प्रदेश का वन क्षेत्रफल लगभग कितना है, प्रतिशत में या किलोमीटर में, जैसे भी बात? 1% सर 6 पॉइंट समथिंग है सर। अच्छा, और ये वन मुख्यतः किस इलाके में पाए जाते हैं? ये वन सर मुख्यतः सोनभद्र में और इन क्षेत्रों में, सोनभद्र हुआ सर, और सोनभद्र ही मैं याद कर पा रहा हूँ सर। सोनभद्र में ज़्यादा वन क्षेत्र है सर, सोनभद्र में, चंदौली में भी सर। और हिमालय के तराई क्षेत्र में? तराई क्षेत्र में भी हैं सर। तराई क्षेत्रों में मतलब सर अधिकतर की बात हम कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि सोनभद्र में ज़्यादा वन क्षेत्र है और तराई क्षेत्रों में भी सर वन है। क्या लखीमपुर खीरी में भी वन क्षेत्र हो सकता है? आपने कहा राष्ट्रीय उद्यान वहाँ है? जी हाँ, है, हो सकता है। राष्ट्रीय उद्यान है तो वन क्षेत्र होगा? जी जरूर जी। अच्छा, ठीक है। मेरा अंतिम प्रश्न रविकांत, ये बताएं कि यूपी के कितने जिलों का नाम किसी न किसी पुरुष या महापुरुष के नाम पर है? सर एक जिला मैं देख सकता हूँ सर, अम्बेडकर नगर है, और एक जिला सर महात्मा बुद्ध नगर है, और संत कबीर नगर है, बस सर। संत रविदास नगर? रविदास नगर शायद सर, अब हाँ सर वो भदोही था, लेकिन अब वो सर सस्टेन नहीं है, मतलब वो ख़त्म हो चुका है। वो जो सरकार ने जब बदली तो वो ख़त्म कर दिया, उसको भदोही नाम पे ही रखा। क्यों? वापस भदोही, तो संत रविदास का नाम हटा दिया गया? जी हाँ, जी हाँ। ठीक है। क्या किसी जिले का नाम महिला के नाम पर भी है? सर वो भी नाम सर शायद हट गया है, सावित्रीबाई फुले बुलंद। सर वो नाम में जिले का एग्जैक्ट नहीं किस जिले का नाम था, लेकिन सावित्रीबाई फुले। कौन थी सावित्रीबाई फुले? ये ज्योतिबा फुले की धर्मपत्नी थी। उनकी पहचान में यही एक बात है कि और जी नहीं, उन्होंने महिला शिक्षा के लिए बहुत काम किया, विधवाओं के अधिकारों के लिए काम किया। महिला शिक्षा के लिए वो बताई जाती है कि प्रथम जो महिला शिक्षिका थी। अच्छा, और कोई जिला जो महिला के नाम पे हो? सॉरी सर, याद नहीं कर पा रहे। लखीमपुर नाम किसी महिला के नाम पे है? सर पता नहीं। क्या ये लक्ष्मीपुर का अपभ्रंश है? हो सकता है, हाँ सर, लखीमपुर होगा, लक्ष्मीपुर हो सकता है सर। अच्छा जी हाँ। क्या कोई जिला सीतापुर नाम से भी है? जी सीतापुर है सर, जी लखनऊ के बगल में सर। ठीक है। तो पुरुष वाला नाम आपको याद है, महिला वाला भूल जाने के पीछे क्या मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया जाए? क्यों आदमी भूल जाता है? सर इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पितृसत्तात्मक या पुरुषवादी सोच रहा हूँ। इसमें सर विश्लेषण अगर करने की बात है तो सर ये सामान्य प्रवृत्ति में ही रखा जाए सर।
चलिए ठीक है, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा रविकांत। आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। आ सकते हैं? आइए बैठिए। ये पहले आप इंटरव्यू दिया है, अनुभव है देने का? पहली बार आयोग में जाएंगे? पहली बार है। देखिए, पहली बार जाएंगे तो 2-4 बातों का ध्यान रखना है। और जो चीज़ें अच्छी है वो तो अच्छी हैं, प्रवेश ठीक है, बैठने की भंगिमा ठीक है, ड्रेस बहुत अच्छा है, फर्स्ट क्लास है, चेहरे का भाव भी ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ा और प्रफुल्लित रहेंगे, थोड़ा रिलैक्स और मुस्कुराता हुआ चेहरा रहेगा तो बेहतर रहेगा जी। बातचीत करने का अंदाज ठीक ठाक है, नॉट बैड, मतलब अभिव्यक्ति ठीक है आपकी जी। और ये सब चीज़ें ठीक है जी। तो अब जिसमें कि थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है वो ये कि जैसे 9 जनवरी शुरू, पहले स्ट्राइक में प्रवासी दिवस ध्यान नहीं आया आपको, जब ध्यान दिलाया गया तो आपको ध्यान आया। और फिर टॉलस्टॉय के बारे में आपने कुछ गलत भी बताया। उल्टा भी सर बोलता। हाँ सर, गलत बता दिया। तो बस इतना ध्यान रखिए, थोड़ी सी सावधानी इंटरव्यू में बरती जाती है। जी सर। ये हटा देना है दिमाग से कि प्रत्येक सवाल का जवाब देना ज़रूरी है। जी जी हाँ। आपको 10 ही 12 मिनट तक वो बातचीत आपसे करेंगे, उस बीच मान लीजिए 10 या 12 प्रश्न वो पूछेंगे। आप ध्यान रखें कि 7 सवाल 6 सवाल का भी सही जवाब दे दिया और बाकी 3-4 आपने ये कहा कि सर मुझे पढ़ना पड़ेगा, देख लूँगा मैं, तो भी अच्छे अंक आएंगे। जी सर। लोगों को आते हुए देखा गया है 70-80% नंबर आ जाते हैं। व्यक्तित्व के विभिन्न गुणों का वो संतुलन बना के चलना है। जी। आपको गलत नहीं बोलना है एकदम से, मतलब गलत बोलने का मतलब ये है कि 2 चीज़ें, दोनों नकारात्मक, या तो आप बोर्ड को बरगला रहे हैं या आप तथ्यों को लेकर सावधान नहीं हैं, जवाबदेही का बोध आपके अंदर नहीं है। दोनों स्थितियों में आपको नुकसान होता है। जी। तो न बोलना बेहतर है गलत बोलने से। कई मामले में माफ़ी मांग लीजिए कि सर पढ़ लूँगा, जी। ठीक है। और ये है कि जो भी यूपी सरकार के जो प्रमुख कार्यक्रम वगैरह हैं, जी सर। उनके बारे में थोड़ी सी, जो भी आपके पास 3-4 दिन का वक्त बचा है, जी सर। थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लीजिए, जी सर। ताकि आप बता सके। जैसे आप जवाब दे रहे थे तब तक वो कार्यक्रम का नाम पूछा गया तो आप एक तथ्य जानते थे, बाकी सब तथ्य नहीं बता पाए, तो थोड़ा अवेयरनेस के स्तर पर उसको दुरुस्त कर लीजिए। सर एक प्रश्न है, जैसे कि कोई भी मतलब जैसे कि हम सोच के, सर ने 9 जनवरी के बारे में पूछा सर, तो वो बताया जा सकता है, लेकिन सर जब प्रेशर डालते हैं ऐसे माहौल में तो एकदम जैसे ब्लैंक हो जाता है सब कुछ। वो होता है, हम सोचने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ आ ही नहीं रहा है दिमाग में, ऐसा होता है। जी हाँ। तो लेकिन यही तो जांच है, व्यक्तित्व परीक्षण यही है जी हाँ। कि कल को जब आप प्रशासक रहेंगे तो आपको नाना प्रकार के दबाव में काम करना पड़ेगा। जी हाँ। पता लगा कि युवाओं ने कहीं शिक्षकों ने हड़ताल कर रखा है, वहाँ लाठीचार्ज हो गया, भगदड़ मच गई। जी। कहीं धार्मिक यात्रा चल रही है मंदिर में या माघ मेले में, भगदड़ मच गई। अब आपको फटाफट सोचना है कि क्या करें, क्राइसिस मैनेजमेंट। जी। तो वो इसलिए पूछते हैं कि आप दबाव में आपका दिमाग कितना काम करता है। जी। सामान्य परिस्थिति में तो आप सामान्य गति से काम करते हैं, दबाव में किस गति से काम करते हैं। तो आप मेंटली रेडी रहिए कि आपको प्रशासक में बनने पे ऐसा करना पड़ता है। जी। तो दबाव हो सकता है कि और ज़्यादा दबाव बना के वो कुछ सवाल पूछेंगे। जी। तो उसमें सहज बने रहना है कि भाई दबाव बनाया गया है मेरे ऊपर, लेकिन मेरे को दृढ़ प्रतिज्ञ रहना है। और जो एक गीता में शब्द आता है, स्थित प्रज्ञ रहना है। चाहे स्थिति कितनी भी प्रतिकूल हो, अपनी प्रज्ञा को जीवित रखना है, ठीक है। और इसी की जांच वो करेगा, तो उसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ई गवर्नेंस पे थोड़ी सी और जानकारी ले लीजिए। आपका BCA है जी। और सरकार का डिजिटलाइजेशन पे पूरा अभियान चल रहा है, तो मान के चला जाए कि आपके पास विशेष कौशल वही तो है जी। कि आप प्रशासन में जब जाएंगे तो BCA वाला जो ज्ञान और कौशल आपके पास है वो डिजिटलाइजेशन वाले अभियान में योगदान करेंगे आप। तो उससे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं आपसे, उसकी थोड़ी सी बारीक बातों पर गौर कर लीजिए। सर कंप्यूटर से संबंधित सर नॉलेज और ये जो हाँ, जो चल रहा है जितना भी क्योंकि वही आपका विशेष कौशल है। जी हाँ। तो उस पर तैयारी रखिए। उत्तर प्रदेश सरकार की भी कोई विशेष पहल है तो उस पर भी तैयारी रखिए, जी जरूर। ठीक है। और बाकी
गलत नहीं बोलना है, टेंशन फ्री होके जाइए कॉन्फिडेंटली। जी जो है आप अच्छा है कैंडिडेट, एवरेज से अच्छे नंबर आएंगे। जी सर। गलतियाँ काली मत करिएगा, ठीक है। कोई तो सर जो गलतियाँ आपने बताया सर, यही गलतियाँ कि हमें गलत नहीं बोलना है, और जो भी सर आ रहा है जितना आ रहा है उतना वही, हाँ उतना बोलना है। पहले ऐसे लगता है सर कि बोल रहे हैं रिकॉल कर लेंगे, ऐसे करके बीच में भी हमारे साथ ऐसा होता है सर कि हम भूल जाते हैं। कोई नहीं तो आप 2-4 सेकंड समय ले सकते हैं। कभी आपको लगता है कि सोचना पड़ेगा जी तो आप अनुमति ले लीजिए कि सर क्या मैं 2-4 सेकंड सोच सकता हूँ। जी चिंतनशीलता की भी जांच की जाती है, प्रशासक को चिंतनशील तो बनना पड़ता है। जी हाँ जी हाँ तो अगर आप चिंतनशील हैं और आप थोड़ा समय ले रहे हैं तो बुरा नहीं मानते, वो मानते हैं कि ठीक है आपने जवाबदेही का भावना है जी कि आप बोलने से पहले सोच रहे हैं, जी सर। और अच्छी बात है। जी चलिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।